हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है आपका फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आपने कर लिया तो कम से कम भी आपने 12 से 13 मार्क्स बोर्ड के लिए पक्के कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि लाइट होती क्या है, इसके रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए बच्चों। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऐसी एनर्जी जो हमारी आँखों को देखने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, एक ऐसा सेंसेशन जो हमारी आंखों को देखने के लिए मजबूर करता है। ठीक है बेटा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये डार्क में, अंधेरे में है। ठीक है बेटा, तो अंधेरे में आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे जब तक इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक एक सेंसेशन नहीं पहुंचाती है। ठीक है, जब तक वो आपकी आंखों तक एक एनर्जी नहीं पहुंचा रही है, इसी को बोला जाता है लाइट। ठीक है, अब कुछ कॉमन फिनोमिनाज आप लोग जानते हैं, जैसे लाइट्स आर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे बोलते हैं तारे ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, टिमटिमा रहे हैं। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स है, 7 कलर्स को क्या बोला जाता है बेटा, विबग्योर। ठीक है, ये आप अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही आपके 10th में सिलेबस में है। अच्छा, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है, रिफ्रैक्शन की। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे अब ये बोला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये जो लाइट है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसी वेव जो कि किससे बनी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। किन से बनी होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, इसके बारे में आप लोग अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में जानेंगे, ज़्यादा डीपली जानेंगे। तो अभी इसको ना बताकर हम वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आप ये जानिए कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो किससे बनती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप लोग को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, उसके अलावा वो ट्रैवल नहीं करेगी। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर हैं इसके, एक तो वेव और दूसरा पार्टिकल। ठीक है, लाइट एक तो वेव की तरह, लाइट एक तो वेव की तरह और पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। क्यों करती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। अब ये आप लोग तो नहीं बता पाओगे कि भाई क्यों करता है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये होता कैसे है। मतलब ये जो ड्यूल नेचर है वेव और पार्टिकल की तरह, ये कैसे पता चलता है। आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन होती है, मतलब मिरर्स के ऊपर लाइट पड़कर आप तक आती है तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं, इमेजेस दिखती हैं, है ना। इसी तरीके से डाइफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। ऐसी कई सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो आप लोगों ने अभी तक सुनी नहीं है, ना समझी है। ठीक है, तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल के लिए हम इतना जान लें कि जब मान लीजिए आप एक ग्लास रखते हैं और इस कांच का ग्लास है बेटा, इस कांच के ग्लास में पेंसिल रखेंगे तो आपको पेंसिल ऐसा लगेगा जैसे बीच में से टूट गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये रिफ्रैक्शन। तो ये भी किससे होता है, वेव्स, बिकॉज ऑफ वेव। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट के दो नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं, एक तो वेव और एक पार्टिकल। अब ये पार्टिकल किसने बताया था, पता है आप लोगों को। ये पार्टिकल ये बताया था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, ये किसने बताया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है बेटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था कि ये जो हमारी लाइट है ये एक छोटे पैकेट्स में होती है, जिनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, फोटॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लाइट की स्पीड की बेटा। अब लाइट की स्पीड कितनी होती है, आपको तो सामने लिखा दिख रहा है कि 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है बेटा, बहुत तेज़ होती है। आप ये लगा लीजिए कि जो लाइट है यही हमारी यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट मतलब यूनिवर्स में इससे ज़्यादा तेज कुछ है ही नहीं।
यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है हमारी, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताऊं तो लगभग इतना 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये इतने किलोमीटर चलती है। तो उसको हम लोग अगर राउंड ऑफ करेंगे बेटा, तो राउंड ऑफ करके ये बन जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना तेज, फास्ट इनफ, इतना तेज कि बेटा ये क्या कर ले, फास्ट इनफ टू गो अराउंड अर्थ, गो अराउंड अर्थ 7.5 टाइम्स बेटा। कितना टाइम्स? 7.5 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर। एक सेकेंड के अंदर ये क्या करेगी, 7.5 टाइम्स हमारी अर्थ के अराउंड जा सकती है, ये इतनी तेज होती है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड। लेकिन आप लोग जो न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, ये 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है। अब उसके बाद आपको बताया गया कि भाई व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन, मतलब अगर एक लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे मान लीजिए कुछ डार्क मैटर होते हैं, जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, ठीक है। तो उस तरीके से एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। आइए रिफ्लेक्शन देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं तो ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके ऊपर लाइट आई और वापस चली गई, इसको क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो इसी फिनोमिना को क्या कहेंगे, अगर कोई भी लाइट एक पॉलिश सरफेस के ऊपर, मान लीजिए वो मिरर है, उसके ऊपर लगकर वापस चली गई, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन आप लोगों को अच्छी तरह पता है, आप लोग 8th क्लास में पढ़ के आए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसकी बात कर रहे हैं, जब सरफेस कैसा हो बेटा, पॉलिश सरफेस, ठीक है। अगर पॉलिश सरफेस होगा तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा, और अगर पॉलिश सरफेस नहीं होगा, रफ सरफेस होगा, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर नहीं होगा। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला तो अभी पढ़ा हमने, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और उसके बाद बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पर, ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे लाई कर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, और ये जो नॉर्मल रे है जो उसको क्या कर रही है, बीचों बीच काट रही है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा दूसरा लॉ क्या देता है, ठीक, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये हमारे क्या हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग जानेंगे बेटा कि वर्चुअल और रियल इमेज होती क्या है। उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इमेज क्या होती है, ठीक है। इमेज क्या होती है, यहाँ पे नीचे लिखा है कि इमेज इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज। अब यहाँ 2 लाइट रेज की अगर जगह मैं ये लिख दूँ कि 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, कैसी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर मीट करेंगी, एक्चुअली मीट करेंगी या फिर अपीयर टू मीट होगी, तो आपकी इमेजेस बनती हैं। और ये 2 प्रकार की बनती हैं। अगर तो रियली मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, आपको मीट करती हुई दिखाई दे रही है 2 रिफ्लेक्टेड रेज, तो वो क्या होगा, रियल इमेज। और अगर ये अपीयर्स टू मीट होती है, अपीयर्स टू मीट मतलब ऐसा लगता है कि भाई मीट होने वाली हैं पर हो नहीं रही हैं, ठीक है, एक्सटेंड करी जा रही है, तो उसको बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। कैसे, अब आप एक बार डिफरेंस देखिए, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन पर दिखेगी आपको, रियल इमेज हमेशा आपको स्क्रीन पर दिखेगी और ये स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये ऐसे अपीयर्स टू इमेज होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड का मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा है और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। उसके बाद इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी होगी, सीधी, ठीक है। तो रियल इमेज विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी।
और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी बेटा, इरेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, या फिर सिनेमा स्क्रीन की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी आप लोगों ने देखा होगा बेटा। ठीक है, प्रोजेक्टर के ऊपर जो इमेज बन रही है या फिर सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है, ये सारी इमेज कैसी है, रियल इमेज। और कॉनकेव मिरर के केसेस हैं बेटा, उसके अंदर केसेस कैसे, अब कॉनकेव मिरर के 5 केसेस हैं। 5 केसेस ये लगा लो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस से दूर होगा, फोकस या फिर फोकस से दूर होगा, तब आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, रियल इमेज। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अब प्लेन मिरर की बात हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो कि उस पर कैसी इमेज बनती है, तो जो उस पर इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी बेटा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये हमेशा कैसी बनेंगी बेटा, वर्चुअल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात थी बेटा डिफरेंस की, लेकिन अगर हम समझना चाहें कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हकीकत में होता क्या है, तो हम वो देखते हैं बेटा। ठीक है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, इनको हम बना के देखेंगे कि कैसे वर्चुअल इमेज पता चलेगी और कैसे रियल इमेज पता चलेगी। ठीक है, देखते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी बाद में एक्सप्लेन होंगी, तो आप सीधा साधा मोटा मोटा समझ लेना। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से एक रे, ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, एक रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल जाती है, ये मान लीजिए फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद एक रे और आती है और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल जाती है। अब जहाँ पर ये दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये और एक ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं बेटा, यहाँ पर क्या बनेगी, आपकी रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर वर्चुअल इमेज की बात हम करें तो वो कैसे बनेगी। मान लीजिए अब ये कॉनकेव मिरर है आपका, कैसा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, आपको पता है। मैंने आपको अभी इससे पीछे एक बात बताई कि जब तक ऑब्जेक्ट कहाँ है, या तो फोकस पे है या फिर फोकस से दूर। फोकस से दूर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कैसा बनेगा बेटा, हमेशा रियल इमेज देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस से अंदर आ जाता है, फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो इस केस में मान लीजिए एक ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकल गई, फोकस से। अब एक रे और आनी चाहिए, जो कहाँ से हम निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकालूंगा बेटा मैं। ये ऐसा तो है नहीं कि ये अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर ही है, ये बाहर सारा कैसा एरिया है, पेंटेड एरिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि ये बाहर निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ना। लेकिन अब इसी चीज़ को क्या कहते हैं कि अपीयर्स टू, अब ऐसा लग रहा है कि ये बाहर की तरफ चली जाए। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी जो रे है, अगर ये बाहर की तरफ जाके ये यहाँ पे मीट करती है तो यहाँ पर आपकी जो है वो इमेज बनती है। ठीक है बच्चे, तो इस इमेज को क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज कहा जाएगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, अभी आपने देखा कि ये जो इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट ए और बी था, और ये इमेज भी क्या बन रही है, ए और बी। ठीक है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी। ध्यान रखना बच्चों इस बात में। ठीक है, तो रियल इमेज कैसी होती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बेटा। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हकीकत में वो दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल रही हैं। ठीक है, और
वर्चुअल इमेज कैसे होती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगे कि वो बिहाइंड द मिरर मिलेंगी, वो भी आफ्टर एक्सटेंडिंग दोज रेज। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रेज को, ऐसी इमेज को जो पीछे की तरफ एक्सटेंड होके बन रही है, ऐसी इमेज को हमेशा क्या कहा जाएगा? वर्चुअल इमेज। तो जितना हो सकता था बेटा मैंने आपको अपने तरीके से ये समझा दिया है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए और ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट करिए चाहे आप वैसे पूछिए। अब उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता क्या है? आप लोग के घरों में जो भी ड्रेसिंग टेबल पे मिरर लगा हुआ है, या फिर गाड़ी के अंदर जो रियर व्यू मिरर जो ड्राइवर देखता है बैठ के सामने से पीछे की तरफ, ठीक है बेटा, तो ये जो मिरर्स होते हैं इनके अंदर हमेशा क्या है? ये प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, अब प्लेन मिरर में होता क्या है? ये आपके सामने इसलिए है बेटा क्योंकि इसके अंदर कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, इस वजह से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है आप लोग का आस्पेक्ट से, एग्ज़ाम आस्पेक्ट से। ठीक है बेटे, तो अब ये होता क्या है, कैसे इसमें इमेज बनती है, वर्चुअल कैसे बन रही है, उसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इमेज अगर बने तो बेटा उसमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मीट। ठीक है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, आप इधर देखते हैं कौन सी 2 रिफ्लेक्टेड रेज है जो मीट कर रही हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट है जिसने आप एक रिफ्लेक्टेड रे आई, ठीक है बेटा, अब ये रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल सामने थी, 90 डिग्री पे थी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या चली गई? वापस। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से सामने गई और वापस आ गई। ठीक है, ये सामने का एरो है और वापस। अब इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकाली पोल से। अब पोल का क्या होता है? जिस एंगल से वो रे जाएगी बेटा उसी एंगल से वापस आएगी, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएंगे। एक रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, ये आई से इंसिडेंट रे और आर से रिफ्लेक्टेड रे। अब आप बताइए मुझे कि क्या 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। ठीक है, ये जो रे थी आपकी, मैं एक बार पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, ये जो रे थी ये वापस आ गई थी। ठीक है, ये एरो शो कर रहे हैं आपको, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। अब ये जो इंसिडेंट रे थी ब्लू कलर से, ये जो एरो शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ गई। क्या ये रे और ये रे आपस में मीट कर रही है? नहीं कर रही। तो जब ये मीट नहीं कर रही है तो फिर इमेज रियल कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अपीयर्स टू मीट कराएंगे। अपीयर्स टू मीट मतलब बिहाइंड द मिरर ये कैसे मिलेंगे, कैसे? अब यही रे अगर हम एक्सटेंड करें बिहाइंड द मिरर तो ये इस तरीके से हो सकती है। हमको ऐसा दिख रहा है कि लग रहा है कि ये पीछे की तरफ मीट कर जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पोल की रिफ्लेक्टेड रे थी, ये अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये बिहाइंड द मिरर आपस में मीट कर जाएंगे। और जहाँ ये मीट करेंगे बेटा, ये वहाँ पर क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाएगी। इसलिए जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपकी इमेज कैसी दिखती है बेटा? सीधी दिखती है। सीधी इमेज मतलब इरेक्ट इमेज दिखती है। और इरेक्ट इमेज जो भी होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा? वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। ये अभी बताया मैंने आप लोग को कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इसमें जो साइज ऑफ इमेज होता है वो इक्वल होता है किसके बेटा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की जो पीछे मिरर के इमेज बनेगी बेटा वो सेम होगी। ठीक है, इन दोनों का जो आगे होगा डिस्टेंस इसका मिरर से और इमेज का भी मिरर से, ये आपकी इमेज है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, तो वही 5 मीटर किसका? इमेज का भी डिस्टेंस होगा। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर है तो हाइट ऑफ इमेज भी कितनी होगी बेटा? 2 मीटर होगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद जो थर्ड इन्होंने बताई, साइज ऑफ इमेज की बात हो गई, उसके साथ हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज की भी बात कर ली। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो अभी मैंने आप लोग को डिस्टेंस के बारे में बताया कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा बेटा, वही किसका डिस्टेंस होगा? इमेज का डिस्टेंस होगा। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कि ये लेटरली इन्वर्टेड होगा। क्या होगा?
लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जो राइट होगा वो क्या दिखेगा, लेफ्ट, और जो लेफ्ट होगा वो क्या दिखेगा, राइट। ठीक है, जब आप मिरर में देखते हुए अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। ठीक है बेटा, और जब आप लेफ्ट उठाएंगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, राइट दिखेगा। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, और लेटरल इन्वर्जन आपको समझाया गया, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है बच्चों। तो इस चीज़ को इसीलिए जब एम्बुलेंस के अंदर जो ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, द एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रेड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो उसके सामने, जो उसके आगे व्हीकल जा रहा है, वो पीछे की तरफ जब देखे तो वो एम्बुलेंस उसको कैसा दिखे, सीधा दिखे। क्यों, क्योंकि ये लेटरली इन्वर्जन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर वो सीधा लिखेगा तो जो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो एम्बुलेंस लिखा है कि कुछ और लिखा है। ठीक है, इस वजह से उसको क्या लिखा गया, इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में लिखा गया, ताकि जो सामने वाला रियर व्यू देखे तो उसको ये पता चले कि ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स होते क्या, पहली बात तो हम मिरर्स के बारे में बात करते हैं बेटा। मिरर्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, कैसे, अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन। अब उसके बाद आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स भी 2 टाइप के होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अंदर इमेज जो बनती थी वो कैसी बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, लेटरली इन्वर्टेड बनती थी, साइज दोनों का सेम रहता था, ऑब्जेक्ट और इमेज का, और डिस्टेंस भी दोनों का सेम रहता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, जो कि हमारे क्या है, स्फेरिकल मिरर। कैसे दिखते हैं उसके बारे में जान लें। देखिए, ये जो बाहर की तरफ है बेटा, ये आप लोग का पेंटेड एरिया है। तो जो अंदर की तरफ है इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड एरिया। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड एरिया। ठीक है, जहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर रिफ्लेक्टेड एरिया अंदर की तरफ है, केव की तरह है, गुफा की तरह है, तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा, कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टेड एरिया बाहर की तरह है, जैसे आपका स्पून होता है बेटा, चम्मच का जो सामने वाला होता है हिस्सा बेटा, वो आपको किसकी तरह दिखेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिखेगा, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो कैसा दिखेगा आपको, कॉनकेव मिरर की तरह। अब इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है बेटा वो बाहर की तरफ है, ये जो एरिया है ये रिफ्लेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं इनकी कि प्रॉपर्टीज़ होती कैसे कॉनकेव मिरर की। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, और कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब, ध्यान से अभी आपको बताएंगे आगे, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स एंड डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब अगर जानकारी लें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, जैसे अब ये इसका क्या है, जो इसका एरिया है अंदर वाला बेटा वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब जब रे इधर से आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, एक पॉइंट पर वापस आएगी। इधर से भी जाएगी तो ये भी रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पर आएंगी। जितनी भी रेज जाएंगी बेटा वो एक पॉइंट पर वापस रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। ठीक है, तो ये जब एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो इस पॉइंट को, इस वजह से इस मिरर को क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इसके ऊपर जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, अगर इसके ऊपर कोई रे डलेगी बेटा, अगर कोई रे स्ट्राइक कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से आई और ये ऐसे चलेगी, ये यहाँ से आई ऐसे, ये आई ये ऐसे। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग। लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी क्या हो रही है, अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, ऐसा नहीं। तो इस वजह से इसके अंदर जो भी इमेज बनती है बेटा वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। लेकिन फिलहाल हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग। तो जब रेज आकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी बाहर की तरफ तो फिर इस तरीके के मिरर को क्या बोला जाएगा बेटा, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है, तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग समझ में आया आप लोग को, आई होप। ठीक है, अब उसके बाद जानकारी लेते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है बेटा, इन्होंने भी वही चीज़ बताई है कि
एक पॉइंट पर आके सारी रेज क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो ऐसे मिरर को क्या बोला जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। और जब ये यहाँ से गई और यहाँ से क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक है, तो ऐसे मिरर को क्या बोला जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी लेते हैं जो हमारी किससे रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी ताकि हम लोग रे डायग्राम्स अच्छे से बना सकें, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, हमको ये समझना। मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बना रखा है, ये क्या है, हमारा मिरर, ठीक है, और ये मिरर का पेंटेड एरिया है, ठीक है। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये क्या है बेटा, एक पेंटेड एरिया, ठीक है। और जो इसके अंदर की तरफ है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एरिया, ठीक है। जो पेंटेड एरिया के अंदर की तरफ है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एरिया। अब मान लीजिए कोई लाइन इस मिरर को इसके बीचों बीच काटे, ये एक लाइन है जो इस मिरर को इसके बिल्कुल बीचों बीच काट रही है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, आपका सबसे पहला पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये जो है आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है जो बिल्कुल आपको मिरर का सेंटर दिख रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन होते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इस मिरर को बीचों बीच काट रही है, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा पोल। जो इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बीचों बीच काट रही है उसको क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पेंटेड एरिया को नाम दे दूं ए और बी, क्या नाम दे दिया, ए और बी, और अंदर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम और एम डैश, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर है बेटा, इसको मैं आपको शेड करके बता रहा हूँ। ये जो यहाँ से एम डैश तक का जो ये डायामीटर है, इस डायामीटर को अपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर्चर। इट इज़ द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज़ द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इफेक्टिव का मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर होगा वही अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम जानकारी लेते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी से जिसको डिनोट किया जाता है। ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाती है बात इन दोनों के बीचों बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक टर्म होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो बीचों बीच एक डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, एफ, एफ से फोकस बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, रिलेशन क्या बनता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ से लेके, अगर मैं बोलूँ कि पोल से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, आर। और ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि ये आपका पोल से लेके कहाँ तक पहुँचता है, सीधा पोल से सीधा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए आर को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको बीचों बीच कौन काट रहा है, फोकस, मतलब इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा है, फोकस। तो इसका मतलब ये जो पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस है जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और ये एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, और ये क्या होता है, एफ फोकल लेंथ। तो ये जो इसके साथ रिलेशन बनता है बेटा, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, मतलब ये भी क्या होगा, एफ। हकीकत में फोकल लेंथ सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है, हकीकत में पोल से लेके फोकस तक ही एफ होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसको कोई भी एफ नहीं, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए ये पी से लेके सी है, ठीक है, ये एक पॉइंट है पी से लेके सी, क्लियर है। तो इसको पूरे को क्या बोला जाएगा, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर इसके बीचों बीच फोकस होता है तो
तो फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाया जाएगा, एफ। और ये जो डिस्टेंस होता है फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर वो किसके बराबर होता है, एफ के। तो इसका मतलब जब मैं दोनों को मिला दूंगा एफ और एफ, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2f के। तो ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका जो रिलेशन है वो मैंने अभी बताया आपको कि कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2f, जहाँ से हम लोग फोकस निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, f इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय 2, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन आपका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्लियर है। अब ये फोकस क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है वो क्या होगा, फोकस। अब ये फोकस इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी और ये जो इसके मिरर के रिफ्लेक्टिंग एरिया से रिफ्लेक्ट करेंगी वो हमेशा कहाँ से, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहाँ से पास होंगी बेटा, एक ऐसे पॉइंट से पास होंगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं फोकस, ध्यान रखना। तो जितनी भी रिफ्लेक्टिंग रेज, कौन सी रेज, जो भी रिफ्लेक्टिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रेज पास होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज पास होंगी वो फोकस से होंगी। कहाँ से होंगी, फोकस से होंगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, फोकस। तो अगर आप लोग को ये समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए। ओके बच्चों, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ रूल्स ऑफ रे डायग्राम्स और रे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं उसके साथ। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय।